इसमाइल साथ मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चल चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दें। तो चलते हैं जी आज की लोग तक वीडियो का टाइटल क्या, रशिया पर इजराइल ने हमला किया। नहीं नहीं नहीं, इजराइल ने तो नहीं, मेरा ख्याल में किया। खैर वीडियो देखते हैं, वीडियो में असल में क्या फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो हारिस सुल्तान का वीडियो है और इसका टाइटल है मोमिनों का न्यू प्रोपेगेंडा, क्या रशिया पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल ऐसे कैसे? अच्छा, हो सकता है कि अच्छा मुसलमानों की तरफ से ये प्रोपेगेट किया जा रहा है कि जी इजराइल ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया। अच्छा, मतलब चूंकि इजराइल उधर गाजा पर हमले कर रहा है, राफा पर हमला कर रहा है, तो रशिया को भी उसके खिलाफ बढ़ाना, क्योंकि इजराइल रशिया में पहले भी थोड़ी सी तनी रहती है। ओहो, ये मामला है। अच्छा, प्रोपेगेंडा करिए आप। मजा पता है क्या है? मुसलमानों को लगता है कि हम लोग ऐसा करके ना बिल्कुल आपस में वो कर लेंगे, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग एक्सपोज हो रहे हो पूरी दुनिया के सामने। एक्सपोज हो रहे हो आप लोग, देखो इसका रिएक्शन। आप लोग एक्सपोज हो रहे हो, क्योंकि जहां तक अभी जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक रशिया पर जो हमला हुआ, बड़ा दुखद हमला हुआ, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई, निर्दोषों की जान गई। वो हमला करने वाले मुसलमान हैं। अब क्या जा रहा है इसमें मैसेज? और रशिया ने शायद बयान भी रशिया की तरफ से आया है कि रेडिकलाइज इस्लाम ने हमला किया। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? आप लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली अगर ऐसी हरकतें जारी रही ना। आप लोगों ने इस पर कंट्रोल नहीं किया। आप लोगों को लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे और फिर उसको हम एक विक्टिम कार्ड प्ले कर देंगे, हम उसके साए में छुप जाएंगे, कर जाएंगे। दुनिया नहीं रही अब वैसी। दुनिया बदल गई और बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। तो अगर आप नहीं सुधरे, अपनी ये चालाकियां दिखाते रहे, जबरन चीजें थोपते रहे ना, बहुत मुश्किल होने वाली, बहुत। चलिए देखते हैं कि भाई हारिस भाई क्या कह रहे हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज रूस के शहर मॉस्को में कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया और अब तक कुछ वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, देखिए बड़ी हौलनाक हैं। क्लाशनकोफ से लोगों को अंधाधुंध गोलियां मारी गई हैं और अब तक कहा जा रहा है 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्योंकि एक ग्रुप है जो प्रोपेगेंडा में सबसे ज्यादा आगे है, वो है मोमनों का ग्रुप। हर चीज इसराइल के ऊपर डाल देनी, तो उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये तो मुसाद ने करवाया है, इसराइल ने करवाया है, और एक आधी पुरानी वीडियोस चलाई जा रही हैं जिसको यूज करके प्रीटेक्स्ट यूज किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो किसने हमला किया है? दाइश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली है। ये ऐसे है कि मैं जाकर किसी के मुंह पे चपेड़ मार दूं, मैं कहूं मैंने मारी, मैंने, वो अगला कहते नहीं आपने नहीं मारी, वो किसी और ने मारी है, क्योंकि आपने उसका अपना एजेंडा इस्तेमाल करना है, आपका जो अपना एजेंडा। तो जो मोमिनीन्स हैं वो इस वक्त ये कहने पे तुले हुए हैं कि ये यहूदियों ने करवाया, क्योंकि रशिया जो है हमास की साइड ले रहा है, पैलेस्टाइन की साइड ले रहा है, कोई मुसलमानों की मोहब्बत में नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, वेस्ट खड़ा है, इस वजह से। तो वो जो एंटी वेस्ट होता है, तो ये वजह है। लेकिन अब पुतिन के लिए प्रॉब्लम हो गई है। पुतिन के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक तो वो यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ है, यूक्रेन उससे जीता नहीं जा रहा। 2.5 साल हो गए, 2.25 साल हो गए, यूक्रेन उसके काबू में नहीं आ रहा। तो नया महाज कैसे खोल ले? याद रहे कि सीरिया में जो दाइश के ऊपर जो हमले किए, वो पुतिन ने अंधाधुंध बमबारी की, जिसके नतीजे में हजारों मुसलमान सिविलियंस भी मारे गए। वो एयरफोर्स से बॉम्बिंग करता था, नीचे से बशर जो था वैसे हमले करता था, अपनी फौजों के थ्रू केमिकल वेपन्स करता था। तो दाइश का एक स्पेशल कीड़ा है रूस के खिलाफ। तो इस वजह से दाइश रूस से नफरत करती है और ऑब्वियसली उनको जहां मौका मिलना था उन्होंने कर देना था। लेकिन इसके थोड़े से और एंगल्स भी हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट से अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या ये मोसाद ने किया है, इसराइल यहूदियों की साजिश है, या दाइश की साजिश है, और पुतिन क्या करेगा? तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये वीडियोस ऑब्वियसली बहुत सारी आई, मैं चला नहीं सकता यहाँ पे, काफी हौलनाक किस्म की वीडियोस हैं जिनको फिल्म किया गया, सीसीटीवी से भी पकड़ी गई, लोगों को अंधाधुंध मारा गया, दहशतगर्दी का वाकया है क्लियर। अब जो दाइश ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है। दूसरा, लाइकली कौन हो सकता था? वो यूक्रेन हो सकता था, लेकिन उनका भी ये स्टाइल नहीं है। ये जो स्टाइल है, ये सिर्फ जो इस्लामिक दहशतगर्दी वाले जो लोग हैं, दाइश, तालिबान, अलकायदा, बोको हराम, इस तरह की जितनी भी ये इनके कारनामे इस तरह के होते हैं। इस तरह की वॉरफेयर में अब और कोई इंगेज नहीं होता कि आम बचा के सिविलियंस को अंधाधुंध मारने लग जाओ, और उसका फायदा कोई नहीं है। जाहिर बात है
यूक्रेन क्यों नहीं हो सकता? यूक्रेन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यूक्रेन को बड़े स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं उसके ऊपर, वेस्ट ने रखे हुए हैं। उसको दूसरे जो मिसाइल हैं वो नहीं दिए जा रहे, लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल भी वो इसलिए नहीं दिए जा रहे कि तुम कहीं रशिया के अंदर हमला ना कर देना। इवन दो यूक्रेन कहता रहता है हम नहीं करेंगे, हम अटैक वगैरह आप हमें देंगे, हम सिर्फ जो यूक्रेन के अंदर जहां पे रशियंस बैठे हुए हम उनसे आगे नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि यूक्रेन को बड़ा तरसा तरसा के वेपन्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि वेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो और हैं, वो वेस्ट इंपोज करता है। और यही वजह है कि वेस्ट ने अब इसराइल को भी मजबूर कर दिया, इवन अमेरिका भी मजबूर कर रहा है कि रफा के ऊपर आपने हमला नहीं करना। और इसराइल इस वक्त नहीं हारिस भाई, थोड़ा सा वॉरफेयर ना इसमें आपको समझने की जरूरत है। इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड है। अगर गलती से भी अगर ऐसा हो गया, गलती से भी, तो उसके नतीजे यूक्रेन को नहीं भुगतने, उसके नतीजा भुगतना पोलैंड को, जॉर्जिया को, जो नाटो कंट्रीज हैं उनको, अमेरिका को। मतलब अगर ओवरऑल करूं तो फिर पुतिन ने सोचना भी नहीं है, फिर उसने मिसाइल मारनी सीधे आईसीबीएम उधर, फिर जो होगा देखा जाएगा। वो आप मतलब मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करेंगे ना आप रशियन वॉरफेयर को बहुत टाइम से, तो आपको ये फील होगा कि रशिया कैसे लड़ाई बिल्डअप करता है और रशिया की थिंकिंग क्या होती है हर वक्त लड़ाई पे, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो, चाहे वो आप इधर नई लड़ाइयां हो, चेचन विद्रोहियों के खिलाफ काम हो, या जो भी जिस वॉर में वो शामिल रहा है, उनके थिंकिंग बिल्कुल अलग है। तो अगर अमेरिकन ऐसा करेंगे तो अमेरिकन जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। वो लड़ाई यूक्रेन से निकलकर सीधे वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगी। और इसी की चेतावनी बार बार पुतिन जी दे रहे हैं कि हमें मजबूर मत करो। पुतिन का आप जाके बयान सुनना, और उनका बयान ये बड़ा सही है। उनका एक ही सवाल है कि अमेरिकन बाउंड्रीज के बाहर अमेरिकन सोल्जर्स कहां कहां तैनात हैं और रशियन बाउंड्रीज के बाहर रशियन सोल्जर्स कहां कहां तैनात है। तो वॉर कौन थोप रहा है? आप डिप्लॉयमेंट समझ रहे हो? अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकी बेसेस रशिया के आसपास हैं, नाटो कंट्रीज में है। कौन अग्रेसर है? नाटो, अमेरिका। रशिया अपनी फौजें कभी नहीं उसने भेजी कि जो वाशिंगटन के बगल में, अमेरिका के बगल में मैक्सिको में तैनात कर दो, कनाडा में लगा दो। उसने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन नाटो ने किया, मतलब अमेरिका ने किया। तो आप इसे समझ सकते हैं। इसराइल इस वक्त अंडर इमेंस प्रेशर है कि इस ऑपरेशन को आधे रास्ते में छोड़ दे। जाहिर बात है अमेरिका के लिए डेमोक्रेट्स का इलेक्शन है और जो लेफ्टी हैं वो प्रो पैलेस्टाइन है, तो इस वजह से इसराइल जो है वो इसको फिर लटकाएगा इलेक्शंस तक, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि खुली छूट दूंगा मैं आपको। सो दीज आर इंटरनल पॉलिटिक्स जो अफेक्ट करती हैं। तो यूक्रेन तो नहीं करेगा क्योंकि वेस्ट के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, तो यूक्रेन ये काम नहीं करेगा। दूसरा, क्या मुसाद ने ये काम किया? एक वीडियो क्लिप है जो बड़ा चलाया जा रहा है बार बार, मैं आपको वीडियो दिखा दूं कि ये एक इसराइली था जो आरटी के ऊपर इंटरव्यू दे रहा था। ये उस वक्त था जब जंग हुई थी शुरू। तो बड़ी हैरत हुई थी कि रूस जो था उसको जाहिर बात है यूज कर रहा था। रूस ने एक ट्विटर के ऊपर वेस्टर्न सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त प्रोपेगेंडा कैंपेन रखी हुई है जिसको साइऑप कहते हैं। साइऑप किया हुआ है कि तभी ये वजह है कि कॉन्ट्रेरियंस जो है ना वो वेस्ट में ज्यादा फैल गए हैं, जो वेस्ट के लोगों को अंधाधुंध प्रोपेगेंडा के अपने साइड। अब देखें कितनी अजीब बात है कि वेस्ट के लोग जो डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, वो पुतिन को अपना अबू बना लेते हैं। पुतिन जैसे डिक्टेटर को, जिसने अभी सारी ओपोजिशन को मार दिया, अलेक्सी नवाल्नी को मार दिया, बाकी को जेलों में बंद कर दिया, 87% वोट उसने पड़वाया अपने आप को। तो बल्कि जोक तो ये था कि अगर आपने सारी ओपोजिशन उड़ा दी तो आप फिर भी सिर्फ 87 ही मिले, 99 क्यों नहीं मिले? स्टालिन वगैरह को तो 99% उससे कॉल मंसूब किया जाता स्टालिन से कि ये मैटर नहीं करता कि आपको कितने वोट पड़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि वोट गिन कौन रहा है। ये उससे एट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने उसकी 2 बायोग्राफीज पढ़ी है स्टालिन की, कहीं पे ये है नहीं, आई थिंक इट्स अ फॉल्स एट्रीब्यूट। लेकिन हैविंग सेड दैट यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट बिहाइंड इट। तो बहरहाल तो ये लड़ाई चल रही थी, इसराइल को बड़ा गुस्सा था कि रूस उनकी साइड क्यों ले रहा था, लेकिन रूस ने एक साइऑप किया, कॉन्ट्रेरियनिज्म को पॉपुलराइज किया, वेस्ट की जो आइडियल्स हैं उनके ऊपर सही तरीके से प्रोपेगेंडा करके अटैक किया। साइऑप्स छोड़े हुए बीच में, ये आपको वो एक जैक्सन हिंकल तरह का मिलेगा, सीरियन गर्ल मिलेगी, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो कि पक्के प्योर क्रेमलिन के एजेंट्स हैं, उनको पैसे मिलते हैं कि आप जाते हैं क्रेमलिन भी जाते हैं, वहां से होके आ जाते हैं। तो उसको गुस्सा था, इस वजह से उसने ये बात की जो मैं आपको चला रहा हूँ। That I understand you're under
Russian payroll, and I understand this is a Russian propaganda, but you have to be very careful, because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. ये नीचे देखें लिखा हुआ है रिपोर्ट एटलीस्ट 800 डेड इन वन इसराइली स्ट्राइक ऑन हॉस्पिटल। ये बाद में खबर झूठी साबित हुई थी, वो इसराइल की स्ट्राइक नहीं थी, उनका जो पैलेस्टीनियन जहाद है उन्हीं का रॉकेट अपने एक शिफ्ट वो क्लिनिक के ऊपर गिरा, वो हॉस्पिटल भी नहीं था, वो डिबंक हो गया। कोई 800 बंदे नहीं मरे थे, कार पार्क में गिरा था और तकरीबन कोई 20-25 लोग मरे थे। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा देखें नीचे उस वक्त चल रहा था जिसको ये फैला रहे थे। तो साफ पता है कि रशिया क्या गेम खेल रहा था उस वक्त। तो ये इस वजह से वो गुस्से में था और इसने कहा था रशिया विल पे द प्राइस। उसकी वजह ये है कि जब यूक्रेन की जंग हुई थी तो इसराइल के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा था कि यूक्रेन को अपना आयरन डोम दे दो, क्योंकि रशिया जो था यूक्रेनियंस की विल तोड़ने के लिए उनकी ग्रिड्स के ऊपर उनकी जो सेंसिटिव सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर रशिया मिसाइल मार के बम मारता रहा। तो यूक्रेन उनके आगे हाथ जोड़ रहा था इसराइल को कि हमें आयरन डोम दे दो। तो पुतिन ने कहा था कि अगर आप करोगे तो हम इसको अच्छा नहीं समझेंगे, हम आपको खिलाफ जाएंगे। तो इसराइल ने क्या किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसराइल को पूरा वेस्ट सपोर्ट करता है, यूक्रेन को पूरा वेस्ट सपोर्ट कर रहा था, इसराइल ने उसके खिलाफ जाके कहा वी आर स्टेइंग आउट ऑफ दिस। तो इसराइल न्यूट्रल हो गया। तो ये वो गुस्सा बोल रहा कि हमने उसकी सपोर्ट नहीं दी, हम जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो फिर होगा। मुझे याद है जब मैंने ये देखा था तो मैंने कहा था हाँ तब मजा आएगा। अब जी इसराइल का आयरन डोम भी यूक्रेन को अगर मिल जाएगा तो फिर फायदा होगा, क्योंकि उसके बाद फिर अमेरिका ने पेट्रियट सिस्टम दिया जो कि बड़ा महंगा है, जो कि सिर्फ बड़े मिसाइलों के ऊपर ही चलता है, ड्रोन्स के ऊपर नहीं जा। फॉर एग्जांपल एनीवे वो जो ईरानी ड्रोन है उनके ऊपर नहीं चल सकता, सुपरसोनिक्स के ऊपर नहीं चल सकता वगैरह वगैरह। बट आयरन डोम इज गुड फॉर दो लिटिल स्मॉल वन जो उसके ऊपर अटैक होता। तो ये इस वजह से ये बोला था। तो ये इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप लगाया हुआ और इसको एज अ यूज करके बता रहे हैं कि देखें जी इसराइल ने धमकी दे दी थी रूस को, तो ये जो अब हुआ ये मोसाद ने करवाया। अगेन अब मैं आपको ये भी दिखा दूं कि उनकी शक्लें कैसी हैं, ये जिन लोगों ने ये काम किया ये रशिया ने खुद रिलीज की हैं। क्या ये आपको यहूदी लग रहे हैं ये आपको मोमिनीन्स लग रहे हैं, ऊपर सेंट्रल एशिया के लोग, आईसिस दाइश वहीं के या तो इराक के हैं या उससे ऊपर की आपको उज़्बेक तजाक उधर की ताजिक उधर की भी हो सकते हैं, या इवन चेचन भी हो सकते हैं क्योंकि चेचनिया में भी बहुत है। लेकिन ऑल्दो आई डाउट कि ये तो अपना भाई बंधु लग रहे हैं, तो अपना देसी भाई लग रहा है। ये वाला नीचे वाला भी उधर के लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही अपना भाई बंधु है। ये जो है मेरा ख्याल से ये मुझे लगता है उज़्बेक तजाक ताजिक वगैरह कहीं का होगा। तो पर एनीवे यू नेवर नो। तो अब ये दाइश ने अब रिस्पांसिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर लिया। ये मुझे याद आ रहा है पिछले कुछ दिनों ना पहले यूथियों ने बड़ा मशहूर कर दिया था कि अनवर मकसूद को आर्मी वाले उठा के ले गए। अनवर मकसूद ने आके कहा मुझे किसी ने नहीं उठाया। लोग कह रहे नहीं इसको उठाया, ये डर के नहीं मान रहा। तो ये उसी तरह की प्रोपेगेंडा बहुत इस वक्त चल रहा है कि ये दाइश ने नहीं किया, ये मोसाद ने किया, और दाइश जो है मोसाद ही है देखना भी है कि ये बात कहां पे जाएगी। कि जैसे मैंने आपको बताया पुतिन तो फंसा हुआ है यूक्रेन में, से यूक्रेन काबू नहीं आ रहा है। यूक्रेन का 2.25 साल बाद भी या 2 साल 1 महीने बाद भी सिर्फ 18% गेन है रशिया का यूक्रेन पे। सिर्फ 18% यूक्रेन का लैंड उन्होंने इस वक्त उनके कंट्रोल में है। ऑल्दो यस कुछ गेन्स उन्होंने रिसेंटली किए हैं, लेकिन वो भी एक $60 बिलियन का जो फंसा हुआ है कांग्रेस में, वो जब क्लियर हो जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन 18% इतने अरसे बाद 2.5 लाख फौजी मरवाने के बावजूद सिर्फ 18%। तो ये दाइश के साथ अब ये नया क्या पंगा करेंगे, रूस नहीं कर सकता। रूस इस चीज का मुतम्मिल नहीं हो सकता कि एक नया महाज खोले। और ये चीज जो भी है ये यूक्रेन के लिए भी अच्छी है, और ऑब्वियसली दहशतगर्दी सिविलियंस मारे गए वैसे तो ठीक नहीं है। I'm just discussing politically कि पुतिन के लिए ये एक सरदर्द ही बनेगा, बिकॉज नाउ ही हैज टू से, या तो इसको वो यूज करेगा मुसाद के खिलाफ इल्जाम करके, लेकिन इन दैट केस जो असल दुश्मन है दाइश वो बच जाएगा। या फिर अगर दाइश का सच बोलेंगे तो ये जो हमारे मोमिनीन्स हैं, जो साइओप जो पूरी दुनिया में चल रहा है कि एंटी वेस्ट बनाया जाए लोगों को, वो फिर कामयाब नहीं होगा काम, क्योंकि इसराइल को यूज करके लोगों को एंटी वेस्ट करना इस वक्त रशिया की फोरमोस्ट प्लानिंग का हिस्सा है। तो एनीवे ये मेरा तजिया था इसके ऊपर। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। बताएं कि आपको क्या लगता है किसने किया। चलिए वीडियो खत्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि हरीश भाई मैं थोड़ा इससे अग्री नहीं करता, क्योंकि पुतिन साहब ने हर वक्त चौंकाया है दुनिया को। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड नंबर 1 एजेंसी है ISI, उसको भी ये नहीं पता था कि इमरान खान जा रहा है और उसकी अगली सुबह ही पुतिन जो है यूक्रेन पर अटैक करने वाला है। याद है आपको? तो पुतिन जी के दिमाग में क्या चलता है ना, ये सिर्फ पुतिन जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। और पुतिन जी ने हमेशा दुनिया को चौंकाया है, यूक्रेन वॉर पर भी चौंकाया कि जब ISI तक को नहीं पता था, क्योंकि अगर ISI को पता होता कि इमरान खान जा रहा है और उसकी अगली ही सुबह वहां पर अटैक होने वाला है यूक्रेन पे, तो कभी ना भेजते ये इमरान खान को वहां पे। लेकिन हो गया,
और उसके बाद देखिए इमरान खान की कैसी बैकलैश हुई है, कैसे उसको ट्रोल किया गया पूरी दुनिया में कि बताइए वो चला गया और उसी दिन अगले दिन हुआ। इसमें बेचारे इमरान खान की गलती नहीं थी, लेकिन क्या करें, वो टाइमिंग सही नहीं थी। वो दौरा गलत नहीं था, वो टाइमिंग सही नहीं थी कि इमरान खान का वहां पे होना और ठीक अगले ही दिन पुतिन का अटैक करना। किसी ने सोचा था कि यूक्रेन पर वॉर होगी? हमने भी नहीं सोचा था। लेकिन पुतिन इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे। यहां कॉम्बैट ट्रेनिंग, वहां एक्सरसाइज, ये वो सब कुछ, और बार बार कहा जाता है नहीं हम नहीं जा रहे यूक्रेन पर अटैक करना, हम नहीं जा रहे। वन फाइन मॉर्निंग दे अटैक्ड। तो अमेरिका क्यों डायरेक्टली नहीं आ रहा है इसमें? वो जानता है कि पुतिन को कमजोर समझना बहुत बड़ी गलती साबित होगी। और देखिए आजकल के वॉर जो होते हैं ना, आपको क्या लगता है कि पुतिन ने या उनके वॉर कमांडर्स ने ये प्रोसेस नहीं किया होगा, चीजों को एनालाइज नहीं किया होगा कि भाई कब तक लड़ाई चलेगी, कब तक हमें करना पड़ेगा? बहुत स्लो प्रोसेस है। धीरे 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 चीजें आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। आप देखिए, आप अगर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, अमेरिका पर भारी दबाव है गोला बारूद नहीं देने के लिए, क्योंकि उसका अपना जखीरा कम हो रहा है। अगर अमेरिका से आज किसी की लड़ाई छिड़ जाती है, चाइना की लड़ाई छिड़ जाती है, उसके पास अपनी सप्लाईज कम होने लगेंगी। यूरोप को मजबूरी में, यूरोप के कई देश हैं जिनको अपने डिफेंस बजट बढ़ाने पड़े हैं। पुतिन ने खर्चा बढ़ा दिया उनका कि आप डिफेंस पे ज्यादा खर्च करो। आप समझो ये स्ट्रैटेजी। गैस और ऑयल के लिए पुतिन ने तरसा दिया यूरोप को। ठंडियों में इनकी बैंड बज गई, ज्यादा पैसे देने पड़े इनको, वहां से भी इनको मार पड़ी है, पैसे ज्यादा खर्च करने पड़े। इकोनॉमीज को शैटर्ड कर रहा है वो, जितना लंबी लड़ाई ये खींचेगा। आप इस बात को समझिए। आर्ट ऑफ वॉर, मुझे लगता है हैरिस भाई आपको पढ़नी चाहिए, चाइनीज राइटर की जो बुक है। ये जो स्ट्रेटजी है ना, धीरे 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 सुलगती रहे, बस सुलगती रहे, सुलगती रहे। आपको इतना इंगेज करके रख दिया जाएगा वहां पे। इधर एक रशिया इंगेज है, आप उधर देखो कितनी कंट्रीज इंगेज हैं। नाटो कंट्रीज इंगेज है, अमेरिका इंगेज है, मतलब यूरोप के कई देश इंगेज कर दिए हैं। यहां से भेजो, वहां से करो, भाई साहब सबकी हालत खराब कर दी है एक पुतिन ने। आप इस पर भी तो गौर करो। और वो आप कह रहे हो ना 18% गेन, ऐसे गेन तो है ना, धीरे 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 वो गेन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ 76 ईयर से वॉर छेड़ रखी है कि नहीं? वो चाहता है कि कश्मीर ले लें, लेकिन कश्मीर में गेन नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। लेकिन कोशिश जारी है, वो इंगेज करके रखा हुआ है उसने, धीरे 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 कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, हमारे डिफेंसेस ज्यादा मजबूत हैं, हम उनसे ज्यादा कैपेबल हैं, इसलिए हमने उनको कॉर्डन ऑफ कर रखा है, उनको घेर रखा है, उसमें सीमित कर रखा है उसके लिए। आज यूक्रेन को, आप सोचो ना, आज यूक्रेन को अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, बाकी लोगों से हथियार और पैसे मिलने बंद हो जाए, एक दिन छोड़िए, एक घंटा नहीं लगेगा सरेंडर करने में जेलेंस्की को, और एक घंटा नहीं लगेगा पुतिन को पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने में। यूक्रेन इस समय वेंटिलेटर पर है, और वो वेंटिलेटर दिया हुआ है अमेरिका ने, यूरोप ने। वेंटिलेटर हटा, यूक्रेन गया। मुझे महाभारत की एक कहानी याद आ गई। कहानी का महाभारत में इसका जिक्र है कि अर्जुन और, पता नहीं आपको कितना आइडिया होगा, खैर जो लोग समझ रहे हैं मैं उनको बताता हूं। अर्जुन और कर्ण के बीच लड़ाई चल रही थी। तो अर्जुन जब तीर मारे तो कर्ण का रथ जो है वो 8-10 फीट पीछे चला जाए, और कर्ण जब तीर मारे तो अर्जुन का रथ 2-4-10 इंच पीछे जाए। लेकिन जो अर्जुन के सारथी थे भगवान कृष्ण, वो कर्ण की तारीफ कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तीर मारता हूं तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। हैरिस सुल्तान की वीडियो थी। असल में ना पाकिस्तानी मीडिया की वो बात कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया इस तरह क्लेम कर रहा है या इस तरह मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ें, तो इस लिहाज से, हालांकि ये ICS वो दाइश ने, आई थिंक उसके ग्रुप ने, हो भी सकता है भाई, नहीं असलम भाई उन्होंने कबूल नहीं सकता है। वजह क्या है बताओ? वजह ये है कि जो ईरान है ना, वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, हुसी बागियों को सपोर्ट करता है। थोड़ा सा ऊंचा बोले भाई। जी 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 सही है। हुसी बागियों को सपोर्ट कर रहा है। इन सारी तंजीमों को जो है ना ईरान सपोर्ट कर रहा है, और ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? यार ये खुद बात नहीं, ये खुद ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? ये बता दो। रशिया सपोर्ट कर रहा है भाई। रशिया खुद डायरेक्ट जो बशार अल असद है ना, उसको भी सपोर्ट करता है, जो मतलब शाम में। शाम में।
तो फिर हो सकता है भाई, ये नहीं है कि कन्फर्म है, लेकिन हो सकता है कि भाई जो यार वो इजराइल है वो यहाँ पे प्यूटन ने स्टेटमेंट दी है। आपने देखा वो हैरिस ने भी तस्वीरें दिखाई, वो जो पांचों के पांचों है ना, उनकी हल्की हल्की दाढ़ी थी, एक बिल्कुल गोरा टाइप था, गोरे तो मुझे नहीं लग रहे थे, नहीं एशियन थे, एशियन मुस्लिम टाइप के बंदे थे जितने भी थे यार। जो गोरे होते हैं ना उनका स्टाइल वो बचाने जाते वैसे हैं। उनकी जो चमड़ी है या उनका कुदरती, हमारी और हिसाब किताब है, हमारी जो रंगो रोगन शक्ल सूरत काफ़ी डिफरेंट है उनसे, गोरों से। तो ये गोरे नहीं हो सकते, हैं एशिया के बंदे, जिस कंट्री के भी अब हैं। ये तो हालांकि किसी कंट्री के भी हो सकते हैं भाई, लाजमी एशिया नहीं। ISIS वो उससे कबूल किया है, दाइश आई थिंक वो खुरासान है, खुरासान। यार जिस वक्त ये अटैक हुआ था ना मॉस्को में, तो उस वक्त जो ज़ेलेंस्की जो है ना उनका यूक्रेन का जो सदर है, उसने कहा था कि यार मतलब कि इसमें ये यूक्रेन का कोई लेन देन नहीं, ना यूक्रेन ने कराया है। लेकिन प्यूटन की मैंने बयान सुना है, वो कह रहे थे कि ये थे भी मुस्लिम, उन्होंने कहा, और इनका अगर मतलब कि कोई लेन देन नहीं था यूक्रेन से, तो इन्होंने हमला करके यूक्रेन में वापस क्यों चले गए हैं? कौन जो ये आतंकी जो वहां पर ये भाई हो सकता है, जो साजिशें भी हो सकती हैं भाई, कोई कंट्री की कर भी सकता है। लेकिन असल में बात ये कि अगर वो यूक्रेन में दोबारा गए तो हो सकता है इस जो लड़ाई को ज्यादा तूल देने की कोशिश की गई है। मैं एक चीज और ये मानता हूँ कि जो यूक्रेन है उसकी अभी इतनी हिम्मत नहीं है। ये क्लियर बात है कि इसको पीछे से किसी ने सरंजाम अच्छा चले किया। ये तो आप रशिया जो है ज्यादा और मजबूती से लड़े, बिल्कुल ये भी हो सकता है। अच्छा, प्यूटन का जब जिक्र आता है लोग सब प्यूटन जी बोलते हैं, आपने सुना कई मरतबा प्यूटन जी, तो इससे पता चलता है कि वो उनके लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं। और ये बात सच है, लोग सब जो कह रहे हैं ना, जो प्यूटन है ना, वाकई उसकी जो स्ट्रेटजीज है या पॉलिसी है ना, वो नहीं बताते किसी को। हालांकि जब वो बता भी रहे थे कि इमरान खान गए थे, अब ISI हमारी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को नहीं पता था कि सुबह ये अटैक करने वाले हैं उस पर, यूक्रेन पर, और ये वाला फैसला वो खुद अपने पास रखते हैं कि कौन सा अटैक कब करना है। और ये प्यूटन के अलावा वाकई किसी को नहीं पता होता। देखिए हमारे खान साहब गए, दूसरे दिन वार लग गई, सारे का मुद्दा ये चला गया कि खान साहब गए तो वार शुरू हो गई। लेकिन इस तरह तो भाई जब गए थे, ये तो इंडिया ने ये बवाल मचाया था। इंडिया के भाई मीडिया का ये जो है ना उनका काम ही है कि इस तरह करना। अब देखें कि जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर थे डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी तो उस वक्त थे अपना ईरान में। तो पाकिस्तानियों ने तो नहीं क्लेम किया कि उनकी वजह से हुआ है या उनके जाने की वजह से, ये जाते ही जो है ना ईरान ने हमला कर दिया पाकिस्तान पर। ये देखिए अपने नहीं, बात करने का मकसद ये भी था कि प्यूटन जो है अपनी पॉलिसी या अपनी स्ट्रेटजी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में रखता है। चल यार वो तो बहुत तगड़ा है, लेकिन छितर मारा इस बात को तो मैं मानता हूँ, पूरे यूरोप को छितर मार अकेला, लेकिन पूरी दुनिया एक साइड पे वो अकेला है। बिल्कुल ये मानने वाली ये जो बात सच है, चाहे वो इंडिया का दोस्त है, हमारा हरीफ हो सकता है, हरीफ भी नहीं है, नहीं कोई हरीफ नहीं है, मतलब यार कोई इतनी हमारे रिलेशन तो देखिए कि कौन है। खान साहब गए थे, उनको कितनी रिस्पेक्ट उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा मैं ऑयल भी दूंगा, गैस भी दूंगा और गंदम भी दूंगा, लेकिन उसको कंडेम करना पड़ा हमारे भाजपा बगैरत की तरफ से। उसको पता था कि ये बंदा ठीक है, बंदा ठीक यार उसको पता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था प्यूटन बनता है ना, वो वाकई एक अच्छा इंसान है प्यूटन है, वो यारों का यार है। बिल्कुल वो जिसे कहते हैं असलियत में पता होता है, दिलेर बंदा होता है, अंदर से पता लगता है कि यार ये बंदा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनालिटी बता देती कि ये बंदा किस तरह का है। बाकी बहुत सारी बात है यार, खुफिया एजेंसी का वो चीफ रहा है, KGB ऐसे वो उनकी एजेंसी है, तो वो कैसे अपने सीक्रेट जो है, जो अपनी ये सारी चीज़ें रिवील कर सकता है। हालांकि इतना प्रेशर होने के बावजूद भी वो सर्वाइव भी कर रहा है, ठोक भी रहा है। उसके बाद लोग हैरिस ने कहा कि ये रशिया जो यूक्रेन है, उनके पास असला जो है वो मतलब ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल नहीं दे रहा, और ये सच है। लोग सब ये माना कि उन्होंने कहा कि ये अगर करेगा कुछ हल्ला गुल्ला रशिया के साथ यूरोप, तो उसका खमियाजा यूरोप को डायरेक्ट भुगतना पड़ेगा। और साथ में ये कहा कि अगर USA ने भी अपने सोल्जर डिप्लॉय कर दिए
तो ये सीधी जंग वाशिंगटन डीसी के साथ जाएगी। यूरोप है ना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है ना रशिया के साथ भी डायरेक्ट जो है ना मुकाबला कर सके। ऐसा ही है, मिनटों में खत्म कर देगा वो। और दूसरी बात यह है कि ICBM अगर अमेरिका को थोड़ी ये बात भी कोई पुतिन की ठीक है, लोग सब बोल रहे कि यार आपको लगता नहीं है इंडियन कितना सॉरी जो रशिया है यूरोप के साथ और USA के साथ डायरेक्ट लड़ा है, डायरेक्ट लड़ा, क्योंकि असला उनका, पैसा उनका, सारा कुछ तो उनका है। सिर्फ मेरे ख्याल में हो सकता है फौज नहीं होगी उनकी, बाकी सारा कुछ ही उनका है। लेकिन इतना जरूर है कि डरता नहीं है, दलेर बंदा। बिल्कुल ये है। लेकिन ये है कि पूरा यूरोप और अमेरिका भी एक तरफ होना, तो अकेला रशिया भी होना, तो फिर भी और यार उसको खौफ खाते हैं रशिया से सारे। यार दुनिया की पहली सुपर पावर रशिया है, क्या हो गया? आज भी उनके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा वॉर है, दुनिया का सबसे खतरनाक तिजार बम्बा जो बॉम्ब है वो भी उन्हीं के पास है। फादर ऑफ ऑल बम। हाँ जी, इन्होंने बनाया था ना मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, तो उन्होंने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब बना दिया था तिजार बम्बा। सही है। हाँ जी, अमेरिका ने बनाया था ना मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, तो उन्होंने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब बनाया था तिजार बम्बा, और वो सबसे घातक है इस वक्त। लेकिन खैर ये ऐसा अल्लाह ना करे हमारे जीते जी कभी भी ना हो। मिलते नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।